जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गहोई क्लासेस में। आज मैं आप सभी के लिए हिंदी का एक मॉक टेस्ट लेकर आया हूं, जो सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर आप किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या बीपीएससी टीआरई, किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लास को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्णमाला कहते हैं वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, शब्द के समूह को। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52, जिसमें से 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, तालव्य व्यंजन है। ऑप्शन ए टा, ठा, डा, ढा। ऑप्शन बी पा, फा, बा, भा, चा, छा, जा, झा या ता, था, दा, धा। इसमें से आपको बताना है कि तालव्य व्यंजन कौन से हैं। टा, ठा, डा, डा ये है मूर्धन्य व्यंजन। पा, फा, बा, भा ये हैं ओष्ठ व्यंजन। ता, था, दा, दा ये हैं दंत व्यंजन। लेकिन आपसे पूछा है तालव्य व्यंजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चा, छा, जा, झा। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? यारा, जा, टाड़ा, का, खा। इसमें से आपको बताना है कि कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। या और रा होते हैं अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। या, रा, ला, वा। चा और जा होते हैं स्पर्श व्यंजन। इन्हें तालव्य व्यंजन भी कहा जाता है। टा और ड़ा होते हैं मूर्धन्य व्यंजन। लेकिन आपका आंसर हो जाएगा कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? ये है का और खा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, का और खा। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। डाडा, जा, झा, पा, फा, गा, घा। इसमें से आपको बताना है कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। गा और गा होते हैं कंठ व्यंजन। का, खा, गा, गा, एड़ा ये होते हैं कंठ। पा, फा ये होते हैं ओष्ठ। जा और जा ये होते हैं तालव्य। आपसे पूछा है मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ये हैं डा और डा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डा और डा। मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत टा वर्ग भी आता है। टा, ठा, डा, ढा, एड़ा। नेक्स्ट, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। पद, वाक्य, ध्वनि, शब्द। शब्द, वाक्य, ध्वनि, पद। शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद। ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। आपको बताना है कि भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम कौन सा है। पहले क्या आता है? पहले आता है ध्वनि, ध्वनि से शब्द, शब्द से पद, पद से वाक्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। इसमें से आपको बताना है कि दुर्गम शुद्ध कैसा लिखा जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसमें से आपको बताना है कि दुर्गम शब्द शुद्ध कैसा लिखा जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुर्गम। ऑप्शन बी में दुर्गम जो लिखा है वो एकदम शुद्ध शब्द है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपसे पूछा है कि उन्नति शब्द शुद्ध कैसा लिखा जाएगा। इसमें से आपको बताना है कि उन्नति शुद्ध कैसा लिखा जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उन्नति। ऑप्शन सी में जो उन्नति लिखा है वो एकदम शुद्ध शब्द है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अभिषेक का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए,
ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। संधि तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। इसमें से आपको बताना है कि अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अभिधन सेक। ऑप्शन ए राइट आंसर। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इसको ध्यान रखना है कि अभिधन सेक होगा, ना कि अभिधन सेक। ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा, अभिधन सेक। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद है प्रति प्लस उपकार, प्रति प्लस उपकार, प्रति प्लस अपकार, प्रति प्लस उपकार। इसमें से आपको बताना है कि प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इसका सही संधि विच्छेद होगा प्रति प्लस उपकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रति प्लस उपकार यानी प्रत्युपकार। ऑप्शन बी राइट आंसर। इसमें कौन सी संधि है, इसमें एण संधि। नेक्स्ट, दिगंबर में प्रयुक्त संधि है विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, इनमें से कोई नहीं। दिगंबर में प्रयुक्त संधि है, दिगंबर में व्यंजन संधि। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, दिक धन अंबर यानी कि दिगंबर। इसमें व्यंजन संधि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यंजन संधि। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नेक्स्ट, नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि। नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है, नायक का संधि विच्छेद क्या होगा, नय धन अक, नायक। इसमें है अयादि संधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अयादि संधि। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट, उड्डयनम का सही संधि विच्छेद है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसमें से आपको बताना है कि उड्डयनम का सही संधि विच्छेद क्या है। उड्डयनम का सही संधि विच्छेद होगा उत धन डायनम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत धन डायनम। इसमें कौन सी संधि है, इसमें है व्यंजन संधि। संधि कितने प्रकार की होती है, संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नेक्स्ट, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या संज्ञा। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय हमेशा क्रिया के साथ जुड़ते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिया। ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रत्यय हमेशा शब्दों के पीछे लगते हैं, उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, आ, प्रति, अनु, उप। इसमें से आपको बताना है कि गमन शब्द का विलोम बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। गमन में क्या होता है, जाना। जाने के लिए क्या विलोम होगा, आना। तो आने के लिए क्या करेंगे, गमन, तो आगमन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें आ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर, आगमन। नेक्स्ट, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है ता, प्रक, आत, प्रा। इसमें से आपको बताना है कि प्रख्यात शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रा। प्रख्यात में प्रा उपसर्ग है। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय, समास, अव्यय, उपसर्ग। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे कहते हैं प्रत्यय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्यय। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। नेक्स्ट, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के अंत में, शब्द के मध्य में, शब्द के आदि में, इनमें से कोई नहीं। उपसर्ग का प्रयोग हमेशा शब्द के पहले होता है, यानी कि शब्द के आदि में। आदि मतलब प्रारंभ। ऑप्शन सी राइट आंसर। और शब्द के अंत में किसका प्रयोग होता है, ये होता है प्रत्यय का।
ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है अन, अनु, आ, अब। इसमें से आपको बताना है कि अनुवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है। इसमें अनु, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनु उपसर्ग है अनुवाद में। नेक्स्ट, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। नगर, अगर मगर, सागर, जादूगर। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जादूगर, जादू प्लस गर, इसमें प्रत्यय गर, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। आ, अप, परी, आ। इसमें से आपको बताना है कि व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। व्यवस्था में क्या लगाएं विपरीत हो जाए, अव्यवस्था, इसमें आ उपसर्ग लगाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आ। व्यवस्था का विलोम हो जाएगा अव्यवस्था, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। चढ़ावा, लावा, बुलावा या दिखावा। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। चढ़ावा में आवा प्रत्यय है, भुलावा में आवा प्रत्यय है, दिखावा में आवा प्रत्यय है, लेकिन लावा में कोई आवा प्रत्यय नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लावा। नेक्स्ट, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। परि, प्रति, प्रा, परा। इसमें से आपको बताना है कि प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। प्रतिकूल में है प्रति उपसर्ग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रति। नेक्स्ट, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। 3, 4, 6 या 8। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा पद अव्ययीभाव समास है। आचार कुशल, प्रतिदिन, कुमारी या गृहागत। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा पद में अव्ययीभाव समास है। गृहागत, गृह को आगत, इसमें तत्पुरुष समास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिदिन। प्रतिदिन में कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास, जिसका प्रथम पद अव्यय हो या उपसर्ग हो। इसमें प्रति उपसर्ग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिदिन। इसमें अव्ययीभाव समास है। समास कितने प्रकार के होते हैं, समास 6 प्रकार के होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मृगनयनी में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास। मृगनयनी में कौन सा समास है। मृगनयनी में है कर्मधारय समास, मृग के समान नयन। जहाँ विशेषता बताई जाए वहाँ पर कर्मधारय समास होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, पंचवटी में कौन सा समास है। द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। इसमें से आपको बताना है कि पंचवटी में कौन सा समास है। जिस शब्द का प्रथम पद संख्यावाची हो वहाँ पर द्विगु समास होता है, जैसे पंचवटी, तरहा, चौराहा, इसमें द्विगु समास होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी द्विगु समास। नेक्स्ट, पाप पुण्य में कौन सा समास है। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। पाप पुण्य में कौन सा समास है। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है, जैसे पाप पुण्य, माता पिता, दिन रात, सुबह शाम, इन सभी शब्दों में द्वंद्व समास होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्वंद्व समास। नेक्स्ट, यौगिक शब्द कौन सा है। दिन, जलज, पाठशाला, पंकज। इसमें से आपको बताना है कि यौगिक शब्द कौन सा है। जिस शब्द के खंड हो जाएं
यानी कि संधि विच्छेद हो जाए, जैसे कि पाठशाला, विद्यालय, ये सभी शब्द यौगिक शब्द हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाठशाला। नेक्स्ट, निम्न में कौन यौगिक शब्द है? पुस्तक, जिसका कोई खंड नहीं होगा वो होगा रूढ़ शब्द। विद्यालय, योगी, लेखक। इसमें से आपको बताना है कि निम्न में कौन यौगिक शब्द है। ये है विद्यालय, विद्या के लिए आला, विद्यालय, विद्याधन आलय। ऑप्शन बी राइट आंसर। जिसका खंड ना हो वो रूढ़ शब्द है, जिसका खंड हो जाए वो यौगिक है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? प्रार्थना, लोटा, अग्नि, खेत। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द देशज है। खेत तद्भव शब्द है, अग्नि तत्सम शब्द है और लोटा देशज शब्द है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोटा। देशज, देश में जन्मा, जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता वह देशज शब्द कहलाता है। जैसे लोटा, खिचड़ी, खिड़की, फुनगी, जूता, ये सभी शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। गोधूम, शहीद, पड़ोसी या बहू। इसमें से आपको बताना कि कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोधूम। गोधूम का तद्भव क्या होगा? ये होगा गेहूं। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तद्भव शब्द, संकर शब्द, तत्सम शब्द, देशज शब्द। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है देशज शब्द। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देशज। संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जैसे रेलगाड़ी, ये संकर शब्द है। नेक्स्ट, संकर शब्द का अर्थ है विदेशी, तत्सम, तद्भव या दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। संकर शब्द का अर्थ होता है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। नेक्स्ट, रेलगाड़ी शब्द है देशज, संकर, तत्सम, विदेशज। इसमें से आपको बताना है कि रेलगाड़ी शब्द है वो क्या है? देशज है, संकर है, तत्सम है या विदेशज है। रेलगाड़ी शब्द है वो संकर शब्द है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संकर। नेक्स्ट, लोटा शब्द है तद्भव, विदेशज, तत्सम, देशज। लोटा शब्द है क्या है? तद्भव है, विदेशज है, तत्सम है या देशज है। लोटा एक देशज शब्द है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देशज। नेक्स्ट है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिससे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं? तद्भव, विदेशज, तत्सम, देशज। संस्कृत के ऐसे शब्द जिससे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तत्सम। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? रिक्शा, कैंची, चाय, कमरा। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है। चाय एक चीनी भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द है कैंची। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैंची। कैंची एक तुर्की भाषा का शब्द है, चाय चीनी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? वीर, मनुष्य, गुरु, शत्रुता। इसमें से आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शत्रुता। शत्रुता एक भाववाचक संज्ञा है। मित्रता है, शत्रुता है, गरीबी है, ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट, किस वाक्य में अपादान कारक है?
मोहन से अब सहा नहीं जाता। हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो, राम ने रावण को तीर से मारा। इसमें से आपको बताना है कि अपादान कारक कौन सा है। राम ने रावण को तीर से मारा, इसमें करण कारक है। चाकू से फल काटो, इसमें चाकू से फल काटो, इसमें भी करण कारक है, क्योंकि चाकू साधन के रूप में प्रयोग हुआ है। मोहन से अब सहा नहीं जाता, इसमें भी अपादान कारक नहीं है। हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा अलग हो रही है, तो इसमें अपादान कारक होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिमालय से गंगा निकलती है, ऑप्शन बी राइट आंसर। जैसे छत से बिल्ली कूदी, छत से ईंट गिरी, इन सभी शब्दों में इन सभी वाक्यों में अपादान कारक है। हिमालय से गंगा निकलती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। अध्याय, सूची, स्थापना, अपराध। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एक ऐसा शब्द है जिसमें स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग शब्द है। अध्याय पढ़ा जाता है, स्थापना की जाती है, इसमें सूची लिखा है, सूची शब्द भी स्त्रीलिंग है और स्थापना की जाती है, ये भी स्त्रीलिंग है। अपराध किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, इसमें दोनों हो जाएंगे। लेकिन जो सूची पत्र होता है वो पुल्लिंग होता है, लेकिन जो सूची है ये स्त्रीलिंग शब्द है। सूची और स्थापना दोनों स्त्रीलिंग शब्द हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, दोनों। अगर आप लोग को क्लास पसंद आई हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू।